नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हम अपनी सीरीज़ को आज और आगे बढ़ाने आए हैं और आज इस सीरीज़ में 7वां लेक्चर मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये सीरीज़ मैं 101 ग्रामर के रूल्स पढ़ा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूल है और सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव जो रूल्स हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन जिन पे बनाए जाते हैं, उन सारे रूल्स को कवर कर रहे हैं। मैं हर लेक्चर में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठें और पूरे के पूरे सीरीज़ को शुरू से भी देख सकते हैं, बीच से भी देख सकते हैं या इसी लेक्चर से देख सकते हैं, लेकिन आपको हर एक वीडियोस देखनी चाहिए ताकि लास्ट समय जो आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होते हैं, वो नोट्स बनाने में आपको मदद मिले। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले रिवीजन कर रहे होते हो तो आपको सबसे अच्छे रूल्स के कलेक्शन चाहिए होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होते हैं या बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं। बहुत सारे रूल तो ऐसे होते हैं जो एक बार हम पढ़ते हैं वो आसानी से हमें याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आज 7वां लेक्चर है और हमारी कोशिश यही है कि आप मेंस के एग्ज़ाम में 130 नंबर से ज़्यादा बना सको। जो है मैं पैराजंबल की सीरीज़ भी अभी स्टार्ट करूँगा बीच में, ताकि आपको पैराजंबल में मदद मिल पाए और कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन भी अपन लोग ऐड कर पाएँ। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करूँ मैं। और मैं प्लान भी करता हूँ जो है अगले हफ्ते से कि कुछ मैं सैम्पल मॉक टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ, जो लाइव आके प्रैक्टिस कराऊँ। जो है जो आपका हूबहू पैटर्न रहता है 45 क्वेश्चन का, हूबहू पैटर्न पे अगर मैं प्रैक्टिस कराऊँगा तो भी आप लोगों को जो है थोड़ी मदद मिलेगी। वो टेस्ट देख के जो है कि टेस्ट पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और माई पाठशाला के मोबाइल एप्लीकेशन में इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट मेंस के लिए अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप रोज़ाना बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, मेरे लेक्चर्स हो सकता है थोड़े आपको बोर करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा इसमें जोक सपाट कम क्रैक करता हूँ, तो कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं। और पढ़ाई करते वक्त अगर आप बोर हो रहे हैं और अगर आपको फ़न तंत्र सुनना है, ठीक है ना, स्टोरी सुननी है, इसका मतलब है कि आपका ध्यान पढ़ने में नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर क्लास में टीचर स्टोरी अगर सुनाएगा तो एग्ज़ाम में भी स्टोरी याद रह जाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगला 40-45 मिनट का जो मेरा ये सेशन है उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको इंगेज रखूँ, ताकि 45 मिनट आप लगातार पढ़ पाओ। कई बार 45 मिनट लगातार हम रूल से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है और हमारा ध्यान भटकने लगता है। तो कॉन्सेंट्रेट करना ये आपकी जिम्मेदारी है और वो बहुत ज़रूरी भी है। आज जो हम रूल पढ़ने वाले हैं, ये रूल सबसे पहला हमारा रूल नंबर 31 है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में जो पढ़ाया जाता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे SV सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाता है और ये कंजंक्शन के चैप्टर से रिलेटेड रूल है। आपको पता है कंजंक्शन का क्या काम है? कंजंक्शन का सिंपल सा काम है दो चीज़ों को जोड़ना। तो कंजंक्शन में आप देखोगे तो सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 के साथ जोड़ के एक कॉमन सब्जेक्ट बनाया जाता है, एक कॉमन सब्जेक्ट बनाया जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारा रूल आता है। ये डिफ़िकल्ट रूल नहीं है, ये रूल बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में इनकी रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस रूल का आपको हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दो रूल ये है, रूल नंबर 31 और रूल नंबर 32। रूल नंबर 31 एक अलग पैटर्न पे काम करता है, रूल नंबर 32 एक अलग पैटर्न पे काम करता है। तो दोनों रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका एक लाइन का फॉर्मूला है और वो एक लाइन का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी भी जो सेंटेंस का होता है जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये हम फार्मूला डिज़ाइन करते हैं तो फार्मूला एक रूल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और वो रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में होंगे। और ये जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का, वो ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात है रूल के नाम पे, पर इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं और इस एप्लीकेशन को लेके जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जब हम कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को, और एक कंबाइंड दूसरा सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस वक्त हमें यह फैसला करना पड़ता है कि इस सब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है। इस सब्जेक्ट का बिहेवियर अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगाओगे, इस सब्जेक्ट का बिहेवियर अगर प्लूरल होगा तो वर्ब को प्लूरल लगाओगे। अब ये जो हमारा कंजंक्शन या जो हमारे कनेक्टर्स हैं जो सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 से जोड़ते हैं, वो कनेक्टर के बेसिस पे अपने रूल बनते हैं। तो कुछ कनेक्टर्स ऐसे हैं जो सामने लिखे हुए हैं, जैसे है एज वेल एज, ये एडिशन का काम करता है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ।
एंड नॉट इन एडिशन टू, एंड नॉट इन एडिशन टू, बट बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than and nothing but, ये सारे के सारे हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है आपके, वो आता है एज वेल एज, सबसे ज़्यादा विथ आता है आपके पास, अलॉन्ग विथ आता है और टुगेदर विथ आता है। इसके अलावा बाकी पे सेम रूल अप्लाई होता है, बाकी जो ये कैटेगरी में हमने लिए हैं वो सारे पे सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है वो एज वेल एज आता है, विथ आता है, अलॉन्ग विथ आता है, टुगेदर विथ आता है। ये सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद सबको करना पड़ेगा। जो है रूल ये कहता है कि जब इनसे हम सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ते हैं, इनसे जब हम सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ते हैं, जैसे मैं बोलूँ राम, तो राम हमारा क्या हो गया, राम हमारा सिंगुलर हो गया। अगर मैं बोलूँ इसके हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, क्योंकि हिज फ्रेंड्स में पहले से हमने प्लूरल ले रखा है। अगर हमने इसको जोड़ दिया किसके साथ, एज वेल एज के साथ, अब ये हम अगर पूरा का पूरा यूनिट अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इनको किससे जोड़ा हमने, एज वेल एज से। राम को एज वेल एज के साथ जोड़े, अलॉन्ग विथ के साथ जोड़े, टुगेदर विथ के साथ जोड़े, या इनमें से किसी को लेके अगर हम जोड़ते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा यूनिट बनता है, ये यूनिट सिंगुलर की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है, ये सिंगुलर की तरह काम करता है। और हमारा जो ये वाला सब्जेक्ट होता है, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है। इसके साथ अगर हम प्लूरल भी जोड़ दें तब भी हम सिंगुलर बिहेवियर के साथ जाते हैं। तो रूल ये कहता है कि जब इनसे हम जुड़ रहे होते हैं तो हमें ये वाला जो सब्जेक्ट लाइन होता है ना, इसका फोकस रखना होता है। बाकी का हम जो जोड़ रहे हैं वो हमारा कोर सब्जेक्ट होता नहीं है, वो हमारा कोर सब्जेक्ट होता नहीं है। तो वर्ब इसके हिसाब से एग्री करता है। जैसे लिखा है कमल, कैपिटल कर देना के, कमल टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। कमल यहाँ पे सिंगुलर है और टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है। विथ हिज फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है आपका, ये है प्लूरल, ये है प्लूरल। इंटर्स होना चाहिए या इंटर होना चाहिए, अब पूछ रहा है आपसे वर्ब प्लूरल होगा कि वर्ब सिंगुलर होगा। तो वर्ब हम इसके हिसाब से लेते हैं ना कि इसके हिसाब से लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर्स लेंगे ना कि इंटर लेंगे। इंटर इनटू द क्लासरूम, इंटर इनटू द क्लासरूम। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है ना। एक और चीज है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटर अपने साथ इनटू नहीं लेता है। इंटर अपने साथ इनटू नहीं लेता है। इंटर अपने साथ इनटू तब लेता है जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं कि इंटर इनटू डिबेट, इंटर इनटू एग्रीमेंट, बस उसी केस में लेता है। इन जनरल इंटर अपने साथ इनटू नहीं लेता। तो यहाँ से इनटू भी हटा दीजिएगा, ये प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अभी हमारा जो फोकस है वो फोकस हमारा यहाँ पे है कि हमारी जो सब्जेक्ट बन रही है वो सब्जेक्ट लाइन कैसी बन रही है। हमारी सब्जेक्ट लाइन बन रही है, कमल टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इंटर्स द क्लासरूम। दूसरा है कमला अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स वॉज वर अरेस्टेड। अब हम कमला की बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर है, अलॉन्ग विथ के साथ हमने कनेक्ट किया है उसके दोस्तों के साथ, भले ये प्लूरल है लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगा कमला के हिसाब से, और ये वॉज आएगा ना कि वर आएगा। इसी तरीके से हम बात करें ही, कैपिटल कर लीजिएगा, ही एज वेल एज यू हैज़ हैव डन दिस वर्क। यू हम प्लूरल की तरह लेते हैं और ही हम सिंगुलर की तरह लेते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि हम हैज़ लेंगे या हैव लेंगे तो हैव का यूज़ करना गलत होता है, हैज़ का यूज़ करना सही होगा। इसी तरीके से बात करें राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इज़ या फिर आर गोइंग टू मार्केट, हम राम के हिसाब से लेंगे ना कि हिज फ्रेंड्स के हिसाब से लेंगे, और हमारा जो होगा वो इज़ होगा ना कि आर होगा। ये बात आपको हमेशा से ध्यान रखनी है और ये बहुत सिंपल सा रूल है, और अगर ये सिंपल रूल है तो याद भी रहना चाहिए। ये रूल में इसलिए मैं आपके सामने इसे दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये रूल आपको याद रहनी चाहिए। इसका दूसरा कैटेगरी और है जो और ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है, जैसे नीदर नॉर, ईदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपके कोरिलेटिव जो है कंजंक्शंस है, नॉर और नन बट। अगर इनसे आप सब्जेक्ट को जोड़ते हो, अगर इनसे आप सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जो वर्ब होता है ना वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। अब ये नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे लिखा है नॉट ओनली यू
बट ऑल्सो ही हैज़ हैव वर्कड वेल। तो नॉट ओनली के साथ हमारा जो आया है वो यू आया है, बट ऑल्सो के साथ हमारा ही आया है। ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा ध्यान से देखो प्लूरल है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा जो वर्ब है, जो हमें पता करना है कि हम हैज़ रखें या फिर हैव रखें, वो किसके पास है। ये जो हैज़ हैव है इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट यही नियर बाई है, और ये आपका सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखो, ईदर सोनम और द गर्ल्स, ईदर सोनम और द गर्ल्स, ये है आपका प्लूरल, और ईदर सोनम लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देखना, ये है आपका क्या है, सिंगुलर। अब आपको वर्ब देखना है, आर लगाना है या इज लगाना है। गोइंग टू कॉलेज, कि सोनम या फिर गर्ल्स, मतलब उनमें से कोई ना कोई तो जो है कॉलेज जा रहा है। अब वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल, सिंगुलर नहीं लेंगे। इसी तरीके से हैज़ कमल और हिज फ्रेंड्स, अब ये और से हमने जोड़ा हुआ है, फ्रेंड्स कम्स, हैज़ कमल और हिज फ्रेंड्स कम्स। अब ये जो हैज़ लिखा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मार्क है, ये है किसके बाजू में, कमल के बाजू में। ये है किसके बाजू में, ये है कमल के बाजू में, हैज़ कमल और हिज फ्रेंड्स कम्स। आप एक बात ये देखो कि हम यहाँ पे हैज़ जो लिए हैं वो किसके हिसाब से लिए हैं, कमल के हिसाब से लिए ना। हैज़ जो लिए हैं हम कमल के, तो क्या हम हैज़ को हैव में बदल दें, हैज़ को हैव में बदल नहीं सकते। हैज़ कमल और हिज फ्रेंड, ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ कमल और हिज फ्रेंड्स। अब और लिया हमने, और उसके बाद देखो हैज़ कमल और हिज फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाने की वजह से जो हैज़ है वो इसके पास आ गया है, कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैज़ कमल और हिज फ्रेंड्स कम्स। अब हैज़ के साथ कम्स का इस्तेमाल होना क्या सही है, कहोगे नहीं सर ये हैज़ के साथ कम्स कब आने लगा, तो क्या होना चाहिए, कम, केम, कम फिर से होता है, तो क्या होगा, कम। समझ में आया। तो ये जो कम्स लिखा हुआ है, टाइप एरर हो गया होगा, जो बंदे टाइप कर रहे थे, तो कम्स हटा देना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हैज़ कमल और हिज फ्रेंड कम, क्या कमल या उसके दोस्त आए हैं। तो ये जो हैज़ इस्तेमाल किया गया वो कमल के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है, ना कि उसके दोस्तों के हिसाब से, क्योंकि ये जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कमल क्या है आपका, ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर। इसी तरीके से मैं बात करूँ नीदर, एन को कैपिटल कर लेना, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट हैज़ हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, ना तो टीचर ने ना तो स्टूडेंट से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ब के पास जाना है, और वर्ब के बाद अगर देखोगे इसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, वो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हैज़ नहीं इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, हैव इस्तेमाल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो सेट ऑफ कनेक्टर है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अपना बदलाव रखता है, और जो ये जो सेट ऑफ कनेक्टर्स हैं ये पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से मूव करता है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं। और ये वाला सेट ऑफ कनेक्टर्स क्या है, ये अपने नियर बाई जो सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से मूव करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्री से लेके मेंस में जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसको सेट, मैं ये नहीं कहूँगा किसी के सेट में मिलेगा, सभी के सेट में मिलेगा। मतलब ये सवाल ही नहीं उठ सकता कि ये वाला रूल ना पूछे, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव रूल है, हर साल पूछता है यार, चाहे सीजीएल ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे एमटीएस ले लो, इवन तो डिफेंस के एग्जाम ले लो, कोई भी इंग्लिश का एग्जाम ले लो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये सबसे ज़्यादा बनने वाले क्वेश्चन भी यही है। इसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ मूव करेंगे। एक रूल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो है सच जो है अपने साथ एज भी लेता है, सच अपने साथ एज भी लेता है, सच अपने साथ दैट भी लेता है। सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे कि हम एज का इस्तेमाल करें या दैट का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन आता है इससे। सच अपने साथ एज भी लेता है, सच अपने साथ दैट भी लेता है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि हम एज का इस्तेमाल करें या दैट का इस्तेमाल करें। मैं एक सिंपल सा रूल आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा रूल समझाता हूँ, सच के साथ एज और सच के साथ दैट, सिंपल सा रूल जो आसानी से समझ में आ जाए। एक तो बात ये रख लो कि ये प्रोनाउन की तरह काम करता है, ये प्रोनाउन की तरह काम करता है, दैट आपका कंजंक्शन की तरह काम करता है। कंजंक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, और प्रोनाउन का मतलब होता है या तो सब्जेक्ट की जगह काम करना या तो ऑब्जेक्ट की जगह काम करना। सेंटेंस के अंदर अगर आप ये पहचान पाओ कि सब्जेक्ट मिसिंग है या फिर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो आपको तुरंत समझ जाना होता है, अगर ये मिसिंग है
अगर ये मिसिंग है तो आपको तुरंत समझ जाना होता है कि आपको क्या चाहिए, एज। और सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट अगर मिसिंग नहीं है तो क्या चाहिए होता है आपको, दैट। बस इतनी सी बात अगर सेंटेंस पढ़ के अगर आप पहचान लोगे तो बात बन जाएगी। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने 6 हैं, इन 6 एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे पहचानोगे। दे हैव, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, दे हैव सच ए नाइस कार एज एवरीवन लाइक्स इट। दे हैव सच ए नाइस कार एज एवरीवन लाइक्स इट। ये आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये स्पॉट द एरर के सेक्शन में क्वेश्चन आया था। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बांट दूँ, ठीक है ना, और फिर इधर पे एक सेक्शन बांट के नो एरर लिख दूँ, तब आप इसमें पहचानने की कोशिश करो कि क्या होता है। इस क्वेश्चन पे आएंगे लेट में, नीचे पहले और समझते हैं। ही इज सच ए गुड मैन, ही इज सच ए गुड मैन एज दैट एवरीवन रेस्पेक्ट्स। ही इज सच ए गुड मैन एज दैट एवरीवन रेस्पेक्ट्स। तीसरा है ही इज सच ए गुड मैन एज दैट रेस्पेक्ट्स एवरीवन। देखो इन दो एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो। दोनों एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो यहाँ पे जब जाओगे ना तो एक में लिखा हुआ है एवरीवन रेस्पेक्ट्स और दूसरे में लिखा हुआ रेस्पेक्ट्स एवरीवन। तो एक में क्या है, एवरीवन को पहले रखा गया है, एक में रेस्पेक्ट को पहले रखा गया है, ताकि आपको ये बात समझाई जा सके कि कैसे समझोगे कि एज और दैट कैसे पहचानोगे। ही इज सच ए गुड मैन, वो वाकई में एक अच्छा आदमी है, ही इज सच ए गुड मैन ऐसा बोला जा रहा है, एज दैट एवरीवन रेस्पेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, मीनिंग समझने के बजाय सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझो। अगर मैं बोलूँ एवरीवन, यहाँ ध्यान से देखना, एवरीवन रेस्पेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं आई रेस्पेक्ट यू, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा जो है वर्ब हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता ना ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कि एवरीवन रेस्पेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब किसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे, क्या है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो हमने बात की कि अगर सेंटेंस में यहाँ समझ पाओ कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो क्या इस्तेमाल करना है आपको इस्तेमाल करना है एज, ना कि दैट। तो यहाँ पे एज किस तरीके से चाहिए होता है, इस आपको चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहाँ पे एज किस तरीके से काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और एज का रोल क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन की तरह या प्रोनाउन की तरह, तो यहाँ पे इसका रोल जो है वो प्रोनाउन की तरह है। ज़रा नीचे वाले सेंटेंस में आओ, अब इसमें देखो, ये है आपका वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन अगर सही मायने में देखो तो इसका सब्जेक्ट ही मिसिंग है यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको प्रोनाउन चाहिए, ना कि कंजंक्शन चाहिए, तो दैट हटा लो, अभी भी एज चाहिए। तो इस सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, इस सेंटेंस में एज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए तो मतलब हमें प्रोनाउन चाहिए, और प्रोनाउन हम एज की तरह इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़रा नीचे देखो, इट इज़ सच ए हार्ड क्वेश्चन एज दैट इवन द टीचर्स गेट कन्फ्यूज्ड। तो इवन द टीचर्स की हम जब बात करें तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सब्जेक्ट लाइन हो गई, सब्जेक्ट हो गई। जो गेट होता है ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब या तो अपने बाद नाउन लेती है, या तो अपने बाद प्रोनाउन लेती है, या तो अपने बाद एग्जेक्टिव लेती है। तो ये जो कन्फ्यूज्ड है यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ आई एम इंटेलिजेंट, तो एम यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, या आई एम वाइज लिख लो, आई एम वाइज, तो ये जो एम है क्या है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और जो वाइज है यहाँ पे क्या है, ये एग्जेक्टिव है। समझ में आई बात। इसी तरीके से यहाँ पे जो टीचर है वो सब्जेक्ट है, गेट जो है लिंकिंग वर्ब है, और जो कंफ्यूज्ड है यहाँ पे वो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। अगर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो ये एज और दैट में मैं पूछूं कि ना आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो एज की जरूरत नहीं है, फिर किसकी जरूरत है, आपको दैट लगाने की जरूरत है यहाँ पे। पांचवा जरा एग्जाम्पल देखो, इट इज सच ए हार्ड क्वेश्चन एज दैट कन्फ्यूजेज इवन टीचर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कन्फ्यूजेज ये वर्ब है, और इवन टीचर्स लिखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट यूनिट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यूनिट हो गया, ये वर्ब हो गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो दैट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन आपका क्या होता है, एज होता है। इसी तरीके से छठवां एग्जाम्पल देखो, वी हैव नेवर सीन सच ए बर्ड एज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब यू हो गया आपका सब्जेक्ट, आर जो हो गया आपका, और टॉकिंग हो गया ये आपका वर्ब यूनिट हो गई पूरा। अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है, क्या है, अबाउट प्रीपोजिशन है। और अबाउट अगर प्रीपोजिशन है तो एक फंडा आता है कि जो प्रीपोजिशन है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, पर यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, एज।
तो आपका काम हो जाएगा पूरा। आप दैट यहाँ से रिमूव कर दो, तो एज आपको प्रोनाउन यहाँ पे काम करेगा और सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है। यही चीज़ आपको सेंटेंस के अंदर समझनी पड़ेगी कि सच के साथ आपको एज लगाना है, सच के साथ दैट। अब ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, दे हैव सच ए नाइस कार एज एवरीवन लाइक्स इट। एवरीवन हो गया आपका सब्जेक्ट, लाइक हो गया आपका वर्ब, और इट जो हो गया वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हो गया ऑब्जेक्ट ना। इसका मतलब है कि एज की नीड नहीं, यहाँ पे किसकी नीड थी, दैट की नीड थी, क्योंकि ना आपको सब्जेक्ट चाहिए था ना आपको ऑब्जेक्ट चाहिए था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था तो सिंपल कनेक्टर, सिंपल कंजंक्शन चाहिए था। दे हैव सच ए नाइस कार दैट एवरीवन लाइक्स इट। एज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और दैट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कंजंक्शन चाहिए होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एज प्रोनाउन होता है और दैट कंजंक्शन की तरह काम करता है। अब इसके बाद इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए और जब इस तरीके से सच के साथ एज लगा हो, तो इमीडिएटली देख लीजिएगा कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग है कि नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, इसका मतलब है कि सच के साथ एज की ज़रूरत नहीं है, सच के साथ दैट की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा रूल था और मुझे लगता है ये समझ में भी बहुत आसानी से आपके आ गया होगा। मैं अगले रूल की बात करूँ, ये भी रूल बहुत अच्छा है जो सिर्फ समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कुछ ऐसे जोक याद करता हूँ जिसे मैं सुना पाऊँ आपको। जो है, एक बार की बात है कि मैं वो अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहा था जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी क्लास हुआ करती थी। GD वर्मा मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बड़े मज़े लेते थे, वो क्लासरूम में पढ़ाते थे। मैं मैथ की क्लास में बहुत बोर होता था, फिज़िक्स की क्लास में बहुत बोर होता था, क्योंकि दोनों टीचर शांति से आके खूब पढ़ाते थे और मैं उसमें जाता था, पढ़ता था, बोर बहुत होता था। केमिस्ट्री की क्लास में बहुत एंजॉय करता था। तो जब भी कोई बच्चा उनसे डाउट पूछता था तो हमेशा एक बात बोलते थे कि 1 रुपये में 2 केले, तो 2 केले कितने में, मतलब एक ही बात डबल रिपीट करते थे। और फिर जब वो बच्चा बताता था कि सेम वही बात है, तो बोलते थे कि बस इतना ही तो है इस क्वेश्चन में, उसका कभी जवाब नहीं देते थे। और फिर बच्चे का जाता था कट और चुपचाप वो बैठ जाता था। तो जब डाउट डिस्कशन नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और अब बोलते थे क्लास में बैठ के कि मेरे इधर कोचिंग के बाजू में बहुत बड़ा स्कूल है और मेरा पौवा भी चलता है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत बड़े बच्चे पढ़ते हैं, मतलब LKG वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उस क्लास को लेके मजा, एडमिशन करा दूँ क्या, मेरा पौवा चलता है। तो वो वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम लोग क्लास में पीछे बैक साइड पे बैठ के बहुत इंजॉय करते थे। अरे सर, अरे सर, अरे सर। आपको पता, मुझे IIT JEE का पेपर हुआ मेरा, तो IIT JEE के पेपर में मेरे जो कट ऑफ है वो मैथ्स में क्लियर है, फिजिक्स में क्लियर है, और केमिस्ट्री मेरी सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता था मेरे सबसे ज़्यादा आता है। मैं क्लासरूम बहुत एंजॉय करता हूँ, जाता भी था, पढ़ता भी था। मेरे -2 नंबर आए। मैं अगली बार समझ पाया उसके अगले साल कि मेरे को टीचर बदलने की ज़रूरत है। फिर मैंने टीचर बदल लिया। पर उन्होंने जो क्लासरूम में सिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो हमेशा एक बात सिखाते थे कि बेटा देखो, ये पैसे बह रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पैसे बह रहे हैं इधर से, खूब ढेर सारा पैसा है, तेरे को दिख रहा है, तू बता, नहीं सर। तेरे को दिख रहा है, नहीं। एक पीछे लड़का खड़ा, दिख रहा है मुझे। तेरे पास कौन सी आँखें हैं, इनको नहीं दिख रही है, तेरे को दिख रही है। तो सर मेरे पास IT वाली आँखें हैं। तो बोलते ये है बहुत ब्रिलियंट बच्चा, बहुत 1 नंबर का है। फिर उसमें समझाते थे कि ये पैसा सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखता है जो IIT कानपुर में पढ़ते हैं, या आपको नहीं दिखेगा। आपको इसको देखने के लिए, वाली आँख लगाने के लिए आपको IIT कानपुर तक जाना होगा। तो वो बहुत मोटिवेशनल स्पीच की तरह हुआ करती थी, जो बैक साइड पे बैठ के हम लोग एंजॉय करते थे। तो मैं IIT नहीं पहुंच पाया, पर मैं वो देख पाया कि ये पैसा बगैर IIT जाए भी देखा जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे आप सारे के सारे बच्चे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, तो सबको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सबको CBI इंस्पेक्टर बनना है, सबको मतलब वर्दी धारण करना है, सबको पावर में जाना है। पर नोबडी इज़ फोकसिंग ऑन कि उनका सब्जेक्ट मैटर कितना सही है, क्या उनको इंग्लिश ग्रामर के सही से रूल याद है, कौन कौन से रूल आते हैं, कौन कौन से रूल नहीं आते, उनके टेस्ट के स्कोर कैसे बन रहे हैं। तो जो आंखें हैं, जो सही वाले आंखें हैं, जो जहाँ पे आपको देखना है वहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि आप क्लास को सही से पढ़ाई करो, सही से एंजॉय करो। जितने टीचर हैं जो अपने क्लासरूम में बकवास कम करते हैं, ठीक है ना, पढ़ाते आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत सही, बहुत सॉलिड टीचर हैं। और इन्जॉय के लिए तो यार बाद की क्लासरूम में बनाई जा सकती है। आइडली मैं इस तरीके का कन्वर्सेशन कभी क्लासरूम में नहीं करता हूँ, तो मुझे लगा कि आज एक कहानी सुना दूँ। चलो अगले रूल की तरफ चलते हैं अपन। रूल नंबर 34 की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो, एक चीज़ आती है जो कई बार आपके एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करती है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था, आई एंजॉय टू प्ले टेनिस एंड क्रिकेट। ये क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम में आया था। ये मैंने प्लेन लिख रखा है, ये कुछ ऐसे आएगा, आई एंजॉय टू प्ले टेनिस, एंड देन यहाँ पे फिर लिख के आएगा नो एरर।
मैंने ये डायरेक्ट ले लिया है क्वेश्चन समझाने के लिए। इस क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन उसके पहले इन एग्जांपल्स को भी साथ में जो समझाने के लिए लेके आए हैं वो भी आप देखो। जैसे लिखा है, दे डिनाइड टू हैव प्लेड टू प्ले या प्लेइंग द हॉकी, दे रिफ्यूज टू हैव प्लेड टू प्ले प्लेइंग द हॉकी, दे इंजॉयड टू हैव प्लेड टू प्ले प्लेइंग द हॉकी, द मैनेजर डिसाइडेड पोस्टपोनिंग द मीटिंग। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं इनको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा रूल बता देता हूँ कि रूल क्या होता है। 2 प्लस जो V1 होता है ये इन्फिनिटी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं पोटेंशियल एक्शन या फ्यूचर एक्शन बताने के लिए। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें ये बताना है कि एक्शन पोटेंशियल है, मतलब आगे चल के होगा, अभी नहीं हो रहा है। और हम इस्तेमाल करते हैं 2 प्लस है प्लस V3। 2 प्लस है प्लस V3 ये तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्शन कंप्लीटेड हो। वैसे भी हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल कंप्लीट हुए एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो माइंड में बना लो। उसके बाद वर्ब की जो ING फॉर्म होता है V1 के साथ जो लगाते हैं, ये कंप्लीटेड एक्शन के लिए भी लगाते हैं, और ये जो प्रोग्रेसिव एक्शन होता है जो साथ साथ में चल रहा होता है बातचीत करने के दौरान जो है, ये उसके लिए भी लगाते हैं। अगर इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कभी भी आपके एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा कि तीनों ऑप्शन दिया, 3 में एक चुनना है। वो क्वेश्चन इस तरीके से देगा, और इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि किधर पे एरर है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि ये इनमें से कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। इसमें लास्ट टाइम पे मेरे इधर जैसर क्लास लेते थे इंग्लिश की 100 डेज गोल्डन रूल में। तो उस टाइम पे जो है अपन ने 100 गोल्डन रूल का सीक्वेंस बना रखा था। उसमें भी इस वाले सेक्शन का, इस रूल का एक्सप्लेनेशन जैसर ने बहुत लाजवाब दिया था। ठीक है ना। तो ये मैंने उनकी क्लास से रेफरेंस में भी बहुत सारी चीज़ें ले रखी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, हमें हर टीचर से सीखनी चाहिए, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म के हो चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म के। चाहे अल्टीमेटली हमारा गोल अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम सब जगह से सीख के, सब जगह से लर्न करके आपको अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये जो क्लासरूम है जो हम पढ़ा रहे हैं वो गोपाल वर्मा सर अपने मेंस वाले बैच के अंदर पढ़ाते हैं। तो गोपाल वर्मा सर का मेंस का बैच यार मेरे को नहीं पता है। ये वाली जो क्लासेस है जो पढ़ाई जा रही है ना, हमारे इधर एक जय सर टीचर थे जो अच्छे टीचर थे सीरियसली। तो वो जो है ना, उन्होंने 100 गोल्डन रूल्स ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट पढ़ी होगी। ठीक है ना। और वो 1.5 साल पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो कहीं पे अगर ये मेंस बैच में अभी चल रहा है ना, तो वो हमारे इधर से कॉपी किया गया है। और ये कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं या हमारे इधर कोई टीचर पढ़ाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे टॉपर्स रहते हैं। आपने AIR 43 जो है, शिवम का नाम याद होगा, जो माई पाठशाला के बंदे थे, अपने स्टूडेंट थे, जिन्होंने बहुत सारा समय यहाँ दिया है कंटेंट प्रिपरेशन में कि इंग्लिश का कंटेंट कैसे होना चाहिए, मैथ्स का कंटेंट कैसे होना चाहिए। अभिषेक AIR 112 जो है, इसके पहले शशांक, अमन, बहुत सारे, मतलब माई पाठशाला हमेशा सेलेक्टेड बच्चों की टीम रही है। तो ये सारे लोगों ने मिलकर कंटेंट बना के एक डेटा कंपाइल किया है। तो जब भी हम पढ़ाने आएँ या फिर दूसरे टीचर पढ़ाएँ तो हम वही कॉमन कंटेंट इस्तेमाल करते हैं और अपने अपने स्टाइल में समझाते हैं। तो अगर कहीं आपको इस कंटेंट की सिमिलरिटी मिलती है तो आप ऐसा मान के चलो कि वो कंटेंट हम कहीं और से पिक नहीं कर रहे हैं, वो हमारे से पिक कर रहे हैं। हम जो कंटेंट बनाते हैं, जो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, हम हर साल सेलेक्टेड लड़के जो टॉपर हैं, वो जब यहाँ से सेलेक्ट होके, जब अपनी टीम सेलेक्ट होके आती है, अपने बच्चे सेलेक्ट हो के आते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो आके उनकी ज्वाइनिंग से पहले हमारे कंटेंट सिलेक्शन में हमारी मदद करें। तो हम ज़्यादा अपना जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो सेलेक्टेड बच्चों से ही रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि हम और अपने कंटेंट को कैसे अपडेट करें। ठीक है ना। तो मुद्दे पे आते हैं, इस रूल की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं कि 2 प्लस V1 हम फ्यूचर एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 प्लस है प्लस V3 हम कंप्लीटेड एक्शन के लिए लेते हैं, और V1 प्लस ING वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क कंप्लीट के लिए लेते हैं। ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है जो लिखा ना, दे डिनाइड, एक वर्ब लिखा हुआ है दे डिनाइड और एक लिखा हुआ है दे रिफ्यूज्ड। ये दोनों वर्ब इसलिए लिया गया है ताकि आपको ये कंप्लीटेड एक्शन, फ्यूचर एक्शन ये समझाया जा सके। ठीक है ना। इस पे जैसर ने एक बहुत मस्त एग्जांपल दिया था, मैं उसी एग्जांपल को कोट करना चाहूँगा। आने से पहले मैं उनकी क्लास देखी थी, तो बहुत मस्त एग्जांपल लगा मेरे को। एक्चुअली मैं इसको समझाते समझाते कई बार थक भी गया था, और कई बार बच्चे पूछते हैं सर स्टिल समझ में नहीं आया, पर जयसर का एग्जांपल मेरे को बड़ा सही लगा। ठीक है ना। तो डिनाई और रिफ्यूज़, डिनाई का मतलब भी मना करना होता है जो हम जानते हैं, और रिफ्यूज़ का मतलब भी मना करना होता है, ऐसा हम जानते हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह काम करता है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। जो दो शब्द होते हैं अगर दोनों का मीन सेम हो तो सिनोनिम्स की तरह क्यों यूज हो, उनको जो है अलग अलग जगहों पे लिया जाता है। अगर डिनाई और रिफ्यूज़ की बात करें तो
कॉमन तरीके से बात सही है कि दोनों का मतलब होता है मना करना, ठीक है ना। डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट, नॉट टू एडमिट, नॉट टू एडमिट, और इसका मतलब होता है नॉट टू एग्री, नॉट टू एग्री, इंग्लिश में इसका मतलब होता है। अब समझो, अब मैं इसको बहुत साधारण शब्द में बताना चाहूँगा। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करो कि आप किसी लड़की के साथ चले गए, ठीक है ना, घूम टहल के आ गए, सारा मौज मस्ती प्यार व्यार सब हो गया, वापस घर आए, ठीक है ना। फिर आपके पड़ोस में चाचा जी ने आपको घूमते हुए देख लिया और आपके पापा से बता दिया, और बाप ने बुला लिया आपके सामने, कान वान ऐंठ लिया, पकड़ लिया, ठीक है ना, पकड़ के बोला तू गया था, तो आपने वो कांड कर दिया है, ठीक है ना। अब आपके पापा पूछ रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हो, आप बोल रहे नहीं नहीं पापा हमने नहीं किया, मतलब आप एडमिट नहीं कर रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो। तो अगर कोई काम आपने कर दिया है और उसके बाद आप उसे मान नहीं रहे हो, ठीक है ना, आप मना कर रहे हो उस चीज़ को कि नहीं नहीं हमने ये नहीं किया, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, ऐसे केस में आप क्या काम करते हो, आप डिनाई करते हो, आप एडमिट नहीं कर रहे हो कि आपने कांड किया है। इसका मतलब है कि जब आप डिनाई करते हो तो जो कांड है, जो एक्शन है, वो हो चुका होता है। ये एक्शन क्या है, ऑलरेडी डन है, एक्शन है ऑलरेडी डन। अब मान लो कि पापा ने आपको पकड़ लिया और चपेड़ पे लगा दिया। अब उसी लड़की ने आपसे ये पूछा, उसी लड़की ने आपसे पूछा कि चलना है, तो अब आपने क्या कह दिया, अब आपने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो कोई काम होने से पहले ही मना कर देना, ठीक है ना, सहमति ना जताना, वो रिफ्यूज़ की कैटेगरी में आता है। आप इन दोनों चीज़ों को ऐसे ही समझो कि कांड कर दिया, ठीक है ना। डिनाई का मतलब है कांड कर दिया है, रिफ्यूज़ का मतलब है कि काम ही नहीं किया है, काम चालू ही नहीं हुआ, सीधे सीधे मना कर दिया है। इस चीज़ को लेके अगर मैं बोलूँ दे डिनाइड, तो यहाँ से तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक्शन है वो क्या हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है। डिनाई का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे डिनाई से समझ में आ गया कि एक्शन आपका कंप्लीट हो गया, आप क्या पहुँचोगे यहाँ पे, कंप्लीट एक्शन हो गया। इसका मतलब है 2+V1 नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन के लिए होता है। सही बात है ना। या तो ING लोगे या तो हैव लोगे। तो दे डिनाइड टू हैव प्लेड, टू प्ले या प्लेइंग द हॉकी, ऐसे केस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। या तो आप हैव प्लेड का इस्तेमाल करोगे या प्लेइंग द हॉकी का इस्तेमाल करोगे। वर्क कंप्लीट में जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें टू प्ले का इस्तेमाल नहीं करते, हैव प्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो या प्लेइंग का इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे है दे रिफ्यूज टू हैव प्लेड, टू प्ले प्लेइंग द हॉकी। अब आप मना कर रहे हो किसी काम को, किसी ने पूछा आपसे कि आप को ये काम करना है, आपने सहमति नहीं दर्ज कराई, आपने बता दिया, मतलब आप किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो। आप मना तो तभी करोगे जो एक्शन आगे होने वाला है, मतलब वो पोटेंशियल एक्शन है या फ्यूचरिस्टिक एक्शन है। भाई मैंने आपसे पूछा क्रिकेट खेलोगे, मतलब क्रिकेट चालू नहीं हुआ है, हम पूछ रहे हैं, आप हाँ करोगे तब खेलने चलेंगे। तो ऐसे केस में आप को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2+V1 इस्तेमाल करना पड़ेगा। दे रिफ्यूज टू हैव प्लेड, टू प्ले या प्लेइंग में अगर मैं बात करूं तो हैव प्लेड इस्तेमाल नहीं होगा, प्लेइंग इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा, टू प्ले इस्तेमाल होगा। अब इस जो वर्ब है डिनाई और रिफ्यूज, अगर इनको नहीं समझे होते तो ये क्वेश्चन टैकल करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो ये सोचो कितना इन डेप्थ वर्ब की नॉलेज होने के बाद ये क्वेश्चन टैकल हो सकता है। सही बात है ना। इसके बाद बात करूं चौथे एग्जाम्पल की, दे इंजॉयड टू हैव प्लेड, टू प्ले या प्लेइंग द हॉकी। दे इंजॉयड, अच्छा आप इंजॉय कैसे करते हो, आप इंजॉय कैसे करते हो, आप इंजॉय तो तभी करते हो जब वो प्रोसेस के दौरान होते हो, जब इन प्रोग्रेस होते हो तभी आप इंजॉय करते हो। जैसे आप टीवी देख रहे हो तो टीवी बंद हो जाने के बाद तो नहीं ना इंजॉय करोगे, टीवी चल रही है तभी तो इंजॉय करोगे ना। तो ऐसा होता है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना, तो खेलते वक्त इंजॉय करते हो। तो जब इंजॉय शब्द आता है इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रेस में हो, आप प्रोग्रेस में हो। तो आप प्रोग्रेस में हो तो क्या इस्तेमाल करोगे, वर्ब की ING फॉर्म। तो टू हैव प्लेड की जगह क्या होना चाहिए, प्लेइंग द हॉकी होना चाहिए। तो टू हैव प्लेड और टू प्ले नहीं होना चाहिए, क्या प्लेइंग द हॉकी होना चाहिए, क्योंकि हम इंजॉय करते हैं किसी एक्शन के प्रोसेस के दौरान जब वो प्रोग्रेस में होता है। द मैनेजर डिसाइडेड पोस्टपोनिंग द मीटिंग। द मैनेजर डिसाइडेड, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, पोस्टपोनिंग द मीटिंग, नो एरर डाल लो इधर पे। अब इधर देखो, अब जैसे मान लो कोई एक्शन है, कोई काम आपको करना है, जैसे मीटिंग को पोस्टपोन करना है, तो पोस्टपोन करके डिसाइड करते हो, डिसाइड करके पोस्टपोन करते हो। एक्चुअली पहले आप डिसाइड करते हो फिर पोस्टपोन करते हो। तो मैनेजर पहले डिसाइड करेगा फिर पोस्टपोन करेगा। इसका मतलब यह है कि पोस्टपोन करने का काम आपका पोटेंशियल एक्शन है, मतलब आप करने वाले हो, कर नहीं रहे हो या कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पोस्टपोनिंग गलत है। तो टू पोस्टपोन होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए, टू पोस्टपोन द मीटिंग होना चाहिए। अब जरा ऊपर वाले में आ जाओ, आई इंजॉय, जैसे इंजॉय की बात कर रहे तो समझ में आई गया ना कि ये प्रोसेस के दौरान होगा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्ले नहीं होना चाहिए, प्लेइंग होना चाहिए। आई होप ये बात समझ पाए होगे कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2+V1 में, 2+हैव+V3 में और वर्ब की ING फॉर्म में, तो आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे। ये सारे एग्जाम्पल आई थिंक इनफ है इस बात को समझने के लिए कि इन तीनों में से क्या इस्तेमाल होना चाहिए।
इसी तरीके से मैं बात करूं, अगला रूल नंबर 35, कंपैरिजन की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है, कई बार पूछा जा चुका है। ये आगे की स्टार्टिंग वाले सब कैपिटल कर लेना, ये टाइपो मिस्टेक है, वैसे मिस्टेक नहीं है। और मैं बोलूँ हर साल ये मतलब 100% रूल आता है, किसी ना किसी सेट में पक्का आएगा, प्री या मेंस में कहीं ना कहीं तो आपको ये नज़र में आ जाएगा। एक चीज़ होती है कंपैरिजन में। कंपैरिजन में एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि हम सिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम आम का आम से कंपैरिजन करेंगे, इमली का इमली से करेंगे, पेन का पेन से करेंगे, ठीक है ना। और अब मेरा कंपैरिजन आप जो है दीवार से, मिट्टी से, इनसे नहीं कर सकते हो। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा जो स्टूडेंट का स्टूडेंट से कर सकते हो, टीचर का टीचर से कर सकते हो। तो कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ों में होती है। जैसे आम का आम से कर सकते हैं, आम का इमली से नहीं कर सकते, पर फल का फल से कर सकते हैं। तो आपको समझना होता है कि सिमिलर जेनर में ही क्या होता है, कंपैरिजन हो सकता है। इस चीज़ को लेके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कोल्डर देन दिल्ली। तो हम बोल रहे हैं कि जो शिमला का क्लाइमेट है वो दिल्ली से ठंडा है। तो दिल्ली से कैसे ठंडा हो सकता है? द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कोल्डर देन दिल्ली नहीं होना चाहिए कि जो शिमला का क्लाइमेट है वो दिल्ली के क्लाइमेट से ठंडा है। शिमला का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से ठंडा है, लेकिन सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कोल्डर देन दिल्ली। तो हम इसका मतलब ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट नहीं है, लेकिन हम इस सेंटेंस को पढ़ के हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं कि शिमला के क्लाइमेट की दिल्ली की क्लाइमेट से ठंडा गर्म बता रहे हैं। ये हम मीनिंग अंदर से निकाल लेते हैं, इस वजह से इस सेंटेंस को हम करेक्ट मान लेते हैं, पर ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। सेंटेंस कैसे करेक्ट होना चाहिए? द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये सही होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको एक बात बताई जाती है, क्लाइमेट यहाँ पे नाउन है। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगी द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये भी आपका नाउन हो जाएगा और एक सेंटेंस के अंदर 2 बार क्लाइमेट आ जाएगा और नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा। तो प्रोनाउन का एक चैप्टर पढ़ाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। तो हम क्या काम करते हैं कि हम ये जो क्लाइमेट दूसरा नाउन है इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको किससे रिप्लेस करते हैं? अगर सिंगुलर है तो दैट से रिप्लेस करते हैं, अगर प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो दैट से रिप्लेस करते हैं, प्लूरल अगर है तो दो से रिप्लेस करते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दैट ऑफ। अब ये नाउन हटा दिए हो तो आप आर्टिकल द यहाँ से हटा दो, देन दैट ऑफ दिल्ली। तो देन के बाद यहाँ पे क्या लगाओगे? दैट ऑफ दिल्ली, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे सिंगुलर है। इसी तरीके से जरा दूसरा एग्जांपल देखो, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन अदर मूवीज। अब इस मूवी की जो स्टोरी की कर रहे हैं वो अगली मूवी से नहीं कर सकते, उसके स्टोरी से कर सकते हैं। तो द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन के बाद यहाँ पे क्या लगाओगे? दैट ऑफ अदर मूवीज। अब ये जो दैट है ना, ये एक्चुअली स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा? स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से द रोड ऑफ लखनऊ इज वाइडर देन के बाद क्या लगाओगे? दैट ऑफ कानपुर। चौथा एग्जांपल देखो, द क्वेश्चन इन दिस बुक आर इजियर देन दैट बुक। द क्वेश्चन इन दिस बुक आर इजियर देन के बाद क्या लगाओगे? दैट बुक लिखा ना। द क्वेश्चंस इन दिस बुक आर इजियर देन द क्वेश्चन ऑफ दैट बुक। तो लिखना क्या चाहिए? द क्वेश्चंस इन दिस बुक आर इजियर देन द क्वेश्चंस ऑफ दैट बुक। अब द क्वेश्चंस लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? द क्वेश्चंस को हटाना पड़ेगा, दोज ऑफ। क्या लिखना पड़ेगा? दोज ऑफ दैट बुक। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं, पांचवा क्वेश्चन है, हिज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हिज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स नहीं होना चाहिए, उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स के बिहेवियर से डिफरेंट है। तो जब हम पेरेंट्स का बिहेवियर डालते हैं तो एक हम एपोस्ट्रॉफी इधर डालेंगे पेरेंट्स और उसके बाद लिखेंगे बिहेवियर। क्या लिखेंगे? बिहेवियर। अब जाके सही हो पाएगा कि उसका जो बिहेवियर है वो पेरेंट्स के बिहेवियर से अलग है। अब जब हम इसका पॉजिटिव केस बनाते हैं तो ऑलरेडी अगर एस होता है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। अगर हम यहाँ बिहेवियर लिख दे तो भी ओके है, अगर बिहेवियर ना भी लिखे तो भी ओके होता है, लेकिन हमको इसका एपोस्ट्रॉफी एस वाला फॉर्म डाल के इसका पॉजिटिव फॉर्म बना के रखना होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 है, हर वॉइस इज स्वीटर देन यू। अरे उसका जो वॉइस है तुम्हारे वॉइस से स्वीट हो सकता है, तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा? योर वॉइस। अब
योर वॉइस की जब हम बात करते हैं तब जाके सही से कंपेयर हो पाएगा। लेकिन आपको एक बात ये पता होगा कि हम क्या काम करते हैं। योर हमारा पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। पॉजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन इसमें क्या होगा, योर्स होगा। तो या तो आप योर वॉइस लिखो या योर्स लिखो, दोनों सही होता है। इसी तरीके से हिज जॉब इज बेटर देन यू नहीं, योर जॉब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योर जॉब होना चाहिए। या फिर सीधा सीधा इसको पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर दो। जब भी आप पॉजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन लिखते हो उसको पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो। तो योर जॉब की जगह आप योर्स भी लिख सकते हो। इसी तरीके से है द स्ट्रीट ऑफ जयपुर आज आर ब्रॉडर देन आगरा। ब्रॉडर देन आगरा नहीं होना चाहिए, देन दोज ऑफ आगरा होना चाहिए। देन दोज ऑफ आगरा होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रीट्स की बात हो रही है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के लिए हम दैट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा आपके पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, और बहुत आसान भी है एक बार अगर आप इसे सही से समझ लो तो ये आज हमारा 7वां लेक्चर खत्म होता है रूल नंबर 35 तक। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगले साल की, तो माई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करो। उसमें आप फाउंडेशन बैच को करोगे तो सारे के सारे जो कोर्सेज है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है। मतलब आपको इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, उसमें वोकैब अलग से पढ़ाया गया है, कॉम्प्रिहेंशन अलग से पढ़ाया गया है, ग्रामर अलग से पढ़ाया गया है, मैथ्स मैथमेटिक अलग से पढ़ाया गया है, एडवांस अलग से पढ़ाया गया है, मेंस के प्रैक्टिस बैच पूरी तरीके से अलग पढ़ाए गए हैं, वो सारा है। रीजनिंग का पूरा वर्बल है, नॉन वर्बल है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, और साथ में सारे के सारे जो कोर्सेज है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको माई पाठशाला के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो आप उसे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जाके अपने हिसाब से CGL का, MTS का, CHSL का, CPO का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।